ओके स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट हमने आगे देखे। सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू द मोरली-मिंटो रिफॉर्म और प्रोविजन एक्ट के अंदर क्या क्या था, दोनों चीजें देखने के बाद अभी हम क्रिटिसिज्म देख रहे हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है जो भी एक्ट पास किया होता है, अच्छा है बुरा है, लोगों के द्वारा मतलब जो क्रिटिसाइज किया जाता है उसकी बात देखते हैं। तो ये रिफॉर्म को ऑल ओवर देखने जाएंगे तो ये फायदा पहुंचाने की वजह बहुत कम दिखाई देती है। उससे अलावा हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश हो रही है। फर्स्ट थिंग कि यहाँ दोनों को अलग करने की, नेशनल मूवमेंट को डीम करने की कोशिश। ओके, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो मतलब एक पीक पॉइंट के ऊपर था उसको डीम करने की कोशिश, हिंदू मुस्लिम के बीच में पॉइजन ब्लो करने की कोशिश, ये सब चीजें थी। ओके, पहला पॉइंट अगर देखते हैं तो भाई ऑल ओवर अगर देखने जाए तो ये पूरे रिफॉर्म को वाइडली क्रिटिसाइज किया गया था, मतलब कोई इसके फेवर में नहीं था। फर्स्ट थिंग। ओके, सेकेंड थिंग, व्हेन वी विल मूव, फेल टू प्रोवाइड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अच्छी गवर्नमेंट बनाने की जो मतलब एक रिफॉर्म की जो कोशिश की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, वो नाकाम हुई। क्योंकि इसमें आप आगे देखोगे, आपने आगे वो प्रोविंशियल एक्ट देखा था, उसमें जो नंबर्स की बात हो रही थी, इसमें जरा आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कि वहां यहाँ पे मेंबर्स को बढ़ाया गया था, लेकिन पावर, रेस्ट पावर जो था वो किसी और लोगों के हाथ में था। तो मतलब इनडायरेक्टली मतलब आपको कठपुतली की तरह बिठाया जा रहा था, लेकिन यू कैन डू एनीथिंग। आपको मतलब दिए गए थे पावर्स, लेकिन सच में लास्ट वाला मतलब तय करना किसी एक बंदे के हाथ में हो तो आप कुछ भी मतलब आपको फैसिलिटीज दी जाती है बोलने की, क्वेश्चन करने की, लेकिन रेस्ट रिजल्ट मतलब जो देना है वो वही देगा, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ओके, और आगे बढ़ते हैं तो कि कम्युनलिज्म के जो बीज होते हैं वो बोए गए थे। हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश की गई थी, उनको अलग करने की कोशिश कर रही थी, जिससे नेशनल मूवमेंट है वो डिम हो जाए। ओके, नो लिंक बिटवीन द वोटर्स एंड पीपल बिकॉज ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। आपको आपने प्रोविजन एक्ट में देखा था कि इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होगा। इलेक्शन के रूल भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। रिच पीपल कुड ओनली वोट। ओके, जो नॉर्मल पर्सन थे, पीपल थे, उनको वोट करने की मतलब यहाँ पे इजाजत नहीं थी। तो आप समझ सकते हो कि सब लोगों का मतलब फेवर वाला ये कोई जजमेंट नहीं था। ठीक है, सबको अच्छा लगे ऐसा कोई डिसीजन नहीं था, ऐसा कोई रूल नहीं था। मेजोरिटी ऑफ मेंबर वेर ऑफिशियल मेंबर। ऑफिशियल मेंबर आगे हमने लिखा था 32। ओके, वाइल इन प्रोविंशियल काउंसिल नॉन ऑफिशियल मेंबर 28 थे। ओके, 32, 28 ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर। अभी प्रोविंशियल काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं उनको मैंने आपको जैसे कठपुतली की तरह कहा, वैसे ही मतलब उनका जो रियल एक पावर होना चाहिए वो पावर नहीं था उनके पास। तो मतलब मेजोरिटी दिखाई देती थी वैसे, लेकिन और कुछ मतलब वो कर नहीं पा रहे थे। तो उससे ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बन सकती नहीं है। ऐसे ही 16 से 16 to 16 नंबर्स बढ़ा दिए गए थे, लेकिन उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर है उसका 28 रेशियो था और उनका 38 था। तो उसमें भी बैलेंस नहीं था। जो मतलब एक फायदा होना चाहिए वो फायदा नहीं मिल रहा था। ओके, रियल पावर वेस्टेड ऑन वाइसरॉय एंड गवर्नर। अभी मेन पावर मैंने आपको कहा कि यहाँ मेजोरिटी आपको मिले या आपके नंबर बढ़ जाए, लेकिन लास्ट वाला डिसीजन अगर वाइसरॉय या गवर्नर के हाथ में होगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी थी। ओके, फिर और आगे देखते हैं तो अर्ली नेशनलिस्ट और एसर्टिव नेशनलिस्ट की अगर हम बात करें, जो हमने आगे के पॉइंट में भी किया था, तो क्या अर्ली नेशनलिस्ट ने सपोर्ट किया था इन द बिगिनिंग। ओके, मैं इन द बिगिनिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में अर्ली नेशनलिस्ट ने ये मोरली-मिंटो रिफॉर्म को सपोर्ट किया था। एसर्टिव नेशनलिस्ट उसके ओपोज में थे। एसर्टिव नेशनलिस्ट के साथ पब्लिक भी ओपोज में थी। ओके, तो एसर्टिव नेशनलिस्ट का जो डिसीजन था वो पब्लिक का डिसीजन था। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट और अर्ली नेशनलिस्ट ये दोनों का एक फेलियर यहाँ पे दिखाई देता है कि मतलब जो एक फेथ था, एक विश्वास था, वो टूट रहा है और लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है। ओके, अर्ली नेशनलिस्ट ऑल्सो चेंज इट्स माइंड आफ्टर नोइंग द रियल मोटिव बिहाइंड द रिफॉर्म। जब पता चला कि ये तो कम्युनल है, हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे मूवमेंट को स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, जब अर्ली नेशनलिस्ट को पता चला तो उन्होंने भी उसका ओपोज शुरू किया। बिगिनिंग में सपोर्ट किया, बाद में उन्होंने भी ओपोज किया। ओके, मुस्लिम लीडर एक्सेप्ट दोज बिलोंग टू मुस्लिम लीग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको अंडरलाइन करके रखना है कि मुस्लिम लीग थे, उसमें जो लीडर्स थे उन्होंने ये
रिफॉर्म को सपोर्ट किया, रेस्ट ऑफ द पब्लिक थी वो उनके फेवर में नहीं थी। जैसे अर्ली नेशनलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे लेकिन एसर्टिव नेशनलिस्ट नहीं कर रहे थे, पब्लिक भी नहीं कर रही थी, वैसा ही माहौल यहाँ पे मुस्लिम में था। ओके, और सबको पता चल गया कि भाई ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे मतलब हमारा जो मतलब नेशनल मूवमेंट है उसको स्लो डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये एक टेंशन क्रिएट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदूज और मुस्लिम के बीच में, नेशनल यूनिटी के बीच में, नेशनल मूवमेंट में स्लो डाउन कर दिया। बस एक तकरार सा शुरू हो गया। ओके, और लास्ट वाला आपका पॉइंट है कि मुस्लिम लीग सपोर्ट एज दे वर हैप्पी कि उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिल रहा है इलेक्शन के लिए। ओके, और वो भी मुस्लिम लीग के लीडर्स थे वो उनके फेवर में थे, रेस्ट ऑफ द पीपल वेर नॉट इन फेवर। तो ऑल ओवर अगर हम पॉइंट देखने जाएंगे तो हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के सिवा यहाँ पे और कोई बात नहीं हो रही है। नंबर्स को बढ़ाया गया था लेकिन जो रियल पावर थे वो वाइस और गवर्नर के हाथ में थे। ओके, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जहर घोलने की बात हो रही थी, नेशनल यूनिटी, नेशनल मूवमेंट को शो डाउन करने की कोशिश की रही थी। तो मतलब इनडायरेक्टली ये रिफॉर्म नहीं था, हमको मतलब परेशान करने की कोशिश की रही थी। ओके, तो ये था आपका क्रिटिसिज्म मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के। अभी आपको ये क्रिटिसिज्म थोड़ा ज्यादा याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। ओके, तो इसको थोड़ा समझ के अच्छी तरह से याद रख लेना। थैंक यू वेरी मच।